नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि सुरजवान सिंह के आवास पर लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। सुरजवाल सिंह के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। बता दें कि आवास के बाहर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो पटना से खबर, जहां लोजपा कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। सुरजवाल सिंह के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। वहीं लोजपा कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो लेकिन ये कैसा संविधान है कि उनके बगैर अनुमति के इधर भी तो बिना संविधान देखे हुए थोड़े मीटिंग बुलाए हैं। लेकिन जनता का जो मूवमेंट है, जनता का जो सोच है, जनता का जो विचार है, एनडीए गठबंधन से मिलता जुलता है। क्योंकि उस समय और आज भी जनता की मांग थी कि देश का विकास तभी हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में कमान हुआ। बिहार का विकास तब हुआ जब बिहार के विकास से मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व हुआ और जैसे उनकी मृत्यु हुई तब इन्होंने एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं फोन पे। गौतम, लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, कौन कौन लोग इस बैठक में मौजूद हैं? बैठक जो है इसमें अब सम्मिलित होने के लिए बीना देवी लोजपा सांसद भी पहुंच चुकी हैं। सुरजवान सिंह का आवास है, निजी आवास की बैठक हो रही है। चंदन सिंह भी जो है इस बैठक में पहुंच चुके हैं। और जो कहा जा सकता है कि महबूब अली कैसर जो लोजपा के सांसद है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। पशुपति पारस जो है और प्रिंस राज, ये दोनों जो है अभी नहीं पहुंचे हैं। इन दोनों का इंतजार हो रहा है। कार्यकारिणी के भी सदस्य जो है कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और चंदन सिंह ने मीडिया को भी बताया है कि लगभग कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। मगर जो कहा जा सकता है कि बैठक की जो शुरुआत का जो समय 11 बजे रखा गया था वो जो है अभी नहीं शुरू हुआ है। ये बैठक मान के चला जाए कि जब तक पशुपति पारस और प्रिंस राज जो नहीं आएंगे तब तक ये बैठक शुरू नहीं होगा। मगर सांसद सब पहुंच गए हैं और कुछ ही देर का जो है ये मान के चला जाए कि 12:30 बजे तक जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। और जो फैसला है उस पर सहमति बनेगी। जो पहले से तय है ये फैसला माना जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस ही जो है पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और प्रिंस कुमार जो तमाम और सांसद हैं उनका समर्थन देंगे। देखिए इसमें जो बात है आरोप प्रत्यारोप का, लोजपा जो दो गुट में बट गई है, एक चिराग का गुट और दूसरा जो पशुपति का गुट। पशुपति पारस के साथ जो है कंधे से कंधे मिलाकर सुरजवान सिंह और उनके जो बच्चे हैं चंदन सिंह, ये लोग खड़े उनके निजी आवास पे कल एयरपोर्ट पे भी जब ये पशुपति कुमार पारस पहुंचे थे तो वहां पर जो है चंदन सिंह और बिल्कुल। गौतम, क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी होना है, तो क्या लगता है कि पशुपति पारस ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुने जाएंगे या फिर कोई और भी नाम शामिल है? देखिए बीना देवी से भी हमारी बात हुई तो बीना देवी जब हमने ये सवाल किया कि प्रिंस माफ कीजिएगा जो चिराग जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये बात कही है कि संवैधानिक रूप से जो पार्टी का जो संविधान है उस पर जो है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का हक सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को होता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को निलंबित करने या पार्टी से हटाने का फैसला सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का या तो इस्तीफा से होगा या तो उनकी मौत से होगा। इन दोनों स्थिति में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है नया चुनाव हो सकता है। अन्यथा किसी स्थिति से जो है पार्टी के संविधान के अनुसार जो है जो कार्रवाई होगी वो असंवैधानिक होगी। मगर बीना देवी कह रही है कि जो भी बैठक हो रही है पार्टी के संविधान के अनुरूप ही और उसे देखकर ही किया जा रहा है। संवैधानिक रूप से जो है दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो है दौर चल रहा है। दोनों की तरफ से बयानें भी सामने आ रही है। मगर ज्यादा संख्या में जो कहा जा सकता है अभी पलड़ा जो है पशुपति कुमार पारस का ही भारी है क्योंकि 5 सांसद उनके साथ हैं। और जो पार्टी के एक मजबूत नेता जो सुरजवान सिंह कहे जाते हैं, चंदन सिंह उनके भाई है, वो लोग तमाम कंधे से कंधा मिलाकर जो है पशुपति पारस के साथ खड़े हैं। तो ये स्थिति ये साफ स्पष्ट है कि देखिए बीजेपी भी जो है इससे चुप्पी साधी हुई किसी तरह का कोई प्रयास नहीं कह रही है। बीजेपी भी ये कह रही है कि
लोजपा की बातें लोजपा ही ठीक करे तो ज्यादा अच्छा है। और केंद्र में लोजपा से हमारा गठबंधन है। बिहार की स्थिति को लेकर लोजपा में बिहार में लोजपा एनडीए में नहीं है, क्योंकि लोग विधानसभा चुनाव में जो है 4 दल ही जो है, हम वीआईपी, बीजेपी और जदयू ने चुनाव लड़ा था, और इन तमाम चीजों को लेकर एनडीए का जो स्वरूप है बिहार में वो लोजपा उसमें शामिल नहीं है, तो लोजपा को लेकर वो कुछ नहीं कहेंगे। और चंदन सिंह का अभी जो एक बयान आया है, लगातार वो बातें भी कह रहे थे। बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया गौतम। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सासाराम से, जहां एलजेपी के चिराग गुट के कार्यकर्ताओं ने, बता दें कि सासाराम में पशुपति पारस का पुतला फूका गया है। चिराग गुट के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका है पशुपति पारस का। पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पशुपति पारस के खिलाफ नारेबाजी की है। पारस गुट के सांसदों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। लोजपा नेता चंद्रशेखर पासवान के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सासाराम से खबर, एलजेपी के चिराग गुट के कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस का पुतला दहन किया है। अधिक जानकारी के लिए सासाराम से हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं फोन पे। सुनील, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिले में अब पशुपति पारस को लेकर पुतला दहन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चिराग के जो समर्थक है वो अब पुतला दहन कर उनके द्वारा किया जा रहा, तो लगातार समर्थक ये देखने को मिल रहा है चिराग पासवान के। जी देखिए, चिराग पासवान के समर्थक काफी उत्तेजित है। और खासकर रोहतास जिले की बात करूं कि जो पिछला विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, तो 7 विधानसभा में 7 जगह लोजपा चुनाव लड़ी थी, और जितने प्रत्याशी जो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो सभी के सभी लोगों ने चिराग पासवान को अपना नेता बताया है। और उसी में से चिनारी विधानसभा के प्रत्याशी शेखर पासवान के नेतृत्व में आज पोस्ट ऑफिस चौराहे पर सैकड़ों लोगों ने पुतला जलाया। और उन लोगों का कहना है कि पशुपति पारस ने धोखा किया है, और जितने सांसद हैं उन लोगों ने धोखाधड़ी की है, उन लोगों को हम लोग माफ नहीं करेंगे। और जितना पब्लिक है प्लस जो कैंडिडेट थे वो सभी लोग हम लोग चिराग के साथ मजबूती से खड़े हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि सासाराम में एलजेपी के चिराग गुट के कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस का पुतला दहन किया। पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पशुपति पारस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पारस गुट के सांसदों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। तो जिले में भी अब चिराग पासवान के जो समर्थक है वो पशुपति पारस का पुतला दहन किए हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बगल से राहत भरी खबर, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जलस्तर में भारी गिरावट, यानी 2,90,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, 90,000। वहीं नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश कम होने से जलस्तर घट रहा है। तो बता दें कि बगल से खबर, जहां 2,90,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया, यानी धीरे धीरे जलस्तर घट रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी बारिश कम होने से जलस्तर घट रहा है। तो बगल से एक रात भरी खबर सामने आ रही, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जलस्तर में भारी गिरावट देखी जा रही है। 2,90,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। अधिक जानकारी के लिए बगल से हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं फोन पे। राकेश, जो सर के बगल से एक रात भरी खबर सामने आई, क्योंकि वाल्मीकि नगर गंडक बराज के जलस्तर में भारी गिरावट देखी जा रही है। जी, वाल्मीकि नगर बराज से जो अभी जो पानी का जो डिस्चार्ज है, जलस्तर है और नीचे जा रहा है, लगभग आपको 2,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। लेकिन कल शाम को यही गंडक नदी से 4,12,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज था। तो राहत भरी खबर है जो वाल्मीकि, जो नेपाल में लगातार बारिश जो कम हुआ है, जिसके कारण गंडक नदी का जलस्तर में भारी गिरावट आ गई है, जो अभी 2,57,000 क्यूसेक पानी। लेकिन बता दें जो कल शाम को जो डिस्चार्ज हुआ है 4,12,000 क्यूसेक पानी, जो निचले इलाकों में दूसरे जिलों में जैसे पूर्वी चंपारण, गोपालगंज आदि जिलों में जो कल का 4,12,000 क्यूसेक पानी है, जो अब कुछ देर बाद पहुंचेगा, कई घंटों बाद पहुंचेगा। तो वहाँ ये जो पानी जो तबाही लेके पहुंचेगी। लेकिन अभी जो पश्चिम चंपारण के जो बगान क्षेत्र है वहाँ रात भर कभी खबर है जो गंडक नदी जलस्तर में भारी गिरावट आ रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि बगवा से एक राहत भरी खबर, जहां पे गंडक नदी का जलस्तर में
भारी गिरावट देखी जा रही है। 2,90,000 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गोपालगंज से, जहां गंडक का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट है और डीएम और एसपी ने गंडक नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया है। बता दें कि डीएम और एसपी ने गंडक नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया है। गोपालगंज से खबर, जहां लगातार गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है। संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पे। संभावित बाढ़ को लेकर बता दें कि डीएम और एसपी ने गंडक नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया है। गंडक का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज से हमारे सहयोगी मंजेश जुड़ चुके हैं। फलैंपी मंजेश, जिस तरह से गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, इसको लेकर प्रशासन किस तरह से सतर्क है? जलस्तर बढ़ने से जिलाधिकारी और डीएम एसपी लगातार बांध का निरीक्षण कर रहे हैं कि हर तरह से ग्रामीण को असुविधा को नहीं हो पाए और नाव से जो बीच बचाव करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल मंजय, जिस तरह से जलस्तर में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो कहना कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करने पर इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो? मैं ये भी बता दूं कि लगातार नेपाल में बारिश होने के चलते आज दोपहर तक पानी गोपालगंज में एंट्री कर जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा लगातार नाव से लोगों को ऊंचे स्थानों पर लेकर लाया जा रहा है और खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है, जिसमें डीएम और एसपी लगातार इसमें लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मंजेश। तो बता दें कि गोपालगंज में गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। डीएम और एसपी ने गंडक नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया और लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की है। तो संभावित बाढ़ को लेकर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पटना के ड्रेनेज पंपिंग प्लांट पहाड़ी बाईपास का निरीक्षण किया है। इस दौरान बता दें कि अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया है और कहा कि पटना में जल जमाव की समस्या न हो, इसको लेकर के हर संभव उपाय करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री कई स्थानों का दौरा कर रहे हैं और कई सम्प हाउस का भी दौरा कर रहे हैं। उनके साथ में नगर निगम के अधिकारी और नगर विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद है। तो राजधानी को बचाने के लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। तो पटना नगर निगम के अंदर नगर विकास के अंतर्गत लिया जा रहा है, इससे भी दक्षिण पटना के जल जमाव को मुक्त करा। वर्षा प्रारंभ होने तक में वो सारी चीजें दुरुस्त हो जाए, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन इधर लगातार मैंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अभी भी कुछ नहीं बीता है। आप अविलंब जो सीवरेज का जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है या जल आपूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछा जा रहा है, उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करें। उसमें आरसीडी को भी सड़कों का रिस्टोरेशन करना है। तो आरसीडी के अधिकारियों को और खास करके नीति विभाग के मंत्री हैं, वो भी इस मामले को सीधे देख रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। फलैंपी मरगूब, राजधानी पटना की बात की जाए तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न ना हो, इसको लेकर किस तरह से प्रशासन तैयार है, किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं? इंडियन एयरफोर्स के जवान को बुलाना पड़ा था और जल जमाव की स्थिति के कारण सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी और यही नीतीश कुमार की सरकार थी और एयर ड्रॉपिंग तक करनी पड़ी थी इलाकों में। ये शायद पहली बार बिहार में हुआ था। तो उस पूरी परिस्थिति को देखते हुए बिहार पटना में जल जमाव न हो, आज नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ उप मुख्यमंत्री, चूंकि नगर विकास विभाग के भी मंत्री हैं,
खुद निकले और उन्होंने लगभग हर बाईपास में कह सकते हैं कि गगनीबाग, कुर्जी, पटना के कई इलाकों का दौरा किया और संप हाउस को देखा। उन्होंने कहा कि नाली की सफाई बिल्कुल अच्छे ढंग से हो, पानी न रुके। अगर नाला में पानी रुकेगा तो टाउन से पानी नहीं निकल पाएगा। और उन्होंने कहा कि इस बार जल जमाव नहीं होना चाहिए। जल अगर बहुत ज्यादा भी पानी हो तो 4 घंटे में जल जमाव खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जो हालात थे उस हालात को देखने से यही लग रहा है कि बहुत हद तक संतुष्ट नहीं थे वो, और अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि किसी भी हालत में अगले 1 सप्ताह के अंदर में सभी नालों की सफाई बेहद ढंग से कर ली जाए और बिल्कुल हर परिस्थिति में पटना में जल जमाव न लगे, इसको सुनिश्चित किया जाए। इसी को लेकर के आज एक कह सकते हैं कि तूफानी दौरा था, तूफानी निरीक्षण था। अब देखना पड़ेगा कि इस दौरे का कितना असर हो पाता है। ये तो जब बरसात होगी लगातार 2 दिन 4 दिन, तब पता चल पाएगा कि पटना में जल जमाव हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसका कितना असर हो पाएगा ये निश्चित तौर पर बिल्कुल। क्या लगता है मरगूम, क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी, तो राजधानी पटना की बात की जाए तो पूरा पटना पानी पानी हो गया था, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस बार राजधानी पटना की बात की जाए तो नगर निगम किस तरह से तैयार है ताकि कोई समस्या उत्पन्न ना हो पिछले साल की तरह इस साल? करिश्मा, देखिए एक चीज, छोटी सी चीज आप समझिए, हर साल हालात यही होते हैं जी। हर साल नगर विकास विभाग के मंत्री का दौरा होता है, मुख्यमंत्री ने भी आपको याद होगा पिछले साल दौरा किया था, बिल्कुल उससे पिछले साल भी मुख्यमंत्री दौरा का हालात। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है कि नाले की उड़ाही सही ढंग से नहीं हो पाती है। अधिकारी नाले की उड़ाही का रिपोर्ट कर देते हैं कि नाली की उड़ाही, लेकिन उसमें नाली की उड़ाही नहीं हो पाती है। वहां गंदगी बहुत ज्यादा रहती है, पानी का सप्लाई बहुत तेज नहीं होता है, जिसके कारण शहर से पानी नहीं निकल पाता है। जब तक नाले की उड़ाही सही ढंग से बिल्कुल नहीं होगी, नाला बिल्कुल नेट एंड क्लीन नहीं होगा, हालात हर साल वैसे ही होंगे। और अभी मैं पिछले 2-3-4 दिनों से, 1 हफ्ता से देख रहा हूँ, स्थिति वही होगी, क्योंकि अभी पानी पटना में लगातार 1 दिन 2 दिन लगातार पानी नहीं हुआ है। 2 घंटे पानी हुए थे, उस दिन पूरा पटना डूब गया था, लगभग आधे दिन के बाद पानी निकला। अगर 1 से 2 दिन लगातार पानी पटना में हुआ तो हालात बद से बदतर होने तय है, क्योंकि नाले की उड़ाही बहुत सही ढंग से अभी भी नहीं पाई है। जी बिल्कुल। क्या लगता है मरगू, क्योंकि जिस तरह हर साल दावे करती है नगर निगम कि इस बार जल जमाव की समस्या नहीं होगी, हर बार दावे करते हैं और हर बार वो दावे पे खरे नहीं उतरती है और फिर वही समस्या उत्पन्न हो जाती है? जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने। समस्या वही है और उस समस्या का निदान मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही निदान है कि जो मोहल्ले से जो नाला है, वो नाला जो बड़े नालों में आता है, उसको उसकी कनेक्टिविटी सही करनी पड़ेगी, वो बिल्कुल साफ हो। और जो संप हाउस बिल्कुल लगातार चले। तो तीसरा जो कह सकते हैं कि बाईपास के इलाकों में जो नाला है, जो नाला मुख्य रूप से पानी निकालता है शहर का, उन नालों की सफाई हो। जब तक ये नहीं हो पाएगा, निश्चित तौर पर इस पर सफलता पाना बहुत मुश्किल है। हालात यही होंगे, लोगों को 2-4 होना पड़ेगा, लोगों के घरों में पानी घुसेंगे, ऑफिस में पानी होंगे, हालात वही होंगे। जी बिल्कुल। तो देखना होगा कि इस बार नगर निगम कितना तैयार रहती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगू। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।